चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। रूही अभी उसे पेंडेंट को देखते हुए आंसू बहा ही रही थी कि तभी किसी ने उसका चेहरा बालों से पकड़कर ऊपर किया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि रूही को कुछ सोचे या समझने का मौका ही नहीं मिला। वह हैरानी से अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगी, जो कि उसे अपनी आंखें बंद करके पैशनेटली किस कर रहा था। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो रूही ने उस इंसान को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश की। हालांकि वह अच्छे से समझ गई थी कि यह कौन है, क्योंकि इस खुशबू को वह कभी नहीं भूल सकती थी, कभी भी नहीं। रूही के धक्का देने के बावजूद भी उस इंसान ने उसे किस करना बंद नहीं किया। अब वो और भी पैशनेटली रूही को किस कर रहा था। किस करते हुए उसने रूही को गार्डन की घास पर लिटा दिया। रूही चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। रूही की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, पर उस इंसान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह किसी सदियों से प्यासे से मुसाफिर की तरह लगातार उसे किस कर रहा था। काफ़ी देर बाद जब उसने महसूस किया कि आप रूही सांस नहीं ले पा रही है, तब उसने रूही के होठों को अपने होठों की गिरफ्तार से आज़ाद किया। उसके छोड़ते ही रूही लंबी लंबी सांस लेने लगी। सांस नल पानी की वजह से रूही का चेहरा लाल हो गया था। रूही उस इंसान की गहरी सांस खुद के चेहरे के ऊपर महसूस कर सकती थी। रूही की आंखें सबसे पहले उन नीली आंखों से मिली जिन्हें वह कभी नहीं भूल सकती थी। अगले ही पल रूही की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने उसके ऊपर लेटे उस इंसान यानी कि क्रियांश को खुद के ऊपर से दूर धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्रियांश सिंघानिया, मेरे साथ यह सब कुछ करने की? खुद को समझते क्या हो तुम? कहते हुए रूही गुस्से से क्रियांश के पेट पर बैठ गई और उसके सीने पर अपने दोनों हाथों से मारने लगी। रूही के छोटे छोटे हाथों के मुके अपने सीने पर महसूस करके क्रियांश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। अगले ही पल उसने रूही को पलटकर दोबारा अपने नीचे किया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। रूही ने चिल्लाते हुए कहा, बदतमीज आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यह सब कुछ करने की? उठो मेरे ऊपर से। रूही की बात सुनकर भी क्रियांश के चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले। उसने रूही के चेहरे के करीब झुकते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा, स्टूपिड गर्ल, तुम आज भी नहीं बदली, तुम इतनी ही स्टूपिड हो जितनी पहले थी। क्रियांश की बात सुनकर रूही ने चिल्लाते हुए कहा, तो क्या जरूरत है मेरे जैसे स्टूपिड लड़की के पास आने की? मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहो। अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। बहुत बेइज्जती कर चुकी हो खुद की, बहुत मजाक उड़ा चुके हो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का। पर अब और नहीं, रूही सिंह की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए निकल जाओ मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे दिल से। उसने इतना कहा ही था कि दोबारा उसे अपने होठों पर क्रियांश के होंठ महसूस हुए। रूही ने उसे खुद से दूर धक्का देने की कोशिश की, पर क्रियांश इस वक्त उसे वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। उसकी किस इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी कि रूही को ऐसा लग रहा था जैसे वह मर जाएगी। क्रियांश उसके होठों को लगातार बाइट कर रहा था। दर्द की वजह से रूही की आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुछ देर बाद क्रियांश ने रूही के होंठ को छोड़ा। उसके होठों पर बुरी तरह से कट के निशान पड़ चुके थे, यहाँ तक कि उसके होठों से खून भी निकल रहा था। उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। वह अपनी भरी हुई आंखों से अपने ऊपर लेटे उसे शैतान को देख रही थी, जिसने अभी अभी उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया था। रूही की आंखों में आंसू देखकर क्रियांश ने धीरे से उसकी आंखों पर किस करते हुए अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे नफरत करने की इजाजत नहीं है स्टूपिड गर्ल। तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो। तुम्हें मुझे खुद से दूर जाने के लिए कहने का हक नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी में आने की वजह तुमने खुद मुझे दी है। कहते हुए वह उसकी दोनों आंखों पर, उसके गालों पर किस करने लगा। रूही अभी भी रोते हुए क्रियांश को देख रही थी, उसने कुछ भी नहीं कहा था। कुछ देर बाद क्रियांश रूही के ऊपर से उठकर गार्डन की घास पर बैठ गया। रूही अभी भी लेटी हुई थी और अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। रूही की पलकें अभी भी गीली थी, उसके पिंक लिप्स बुरी तरह से सूज चुके थे, पर वह और भी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। क्रियांश ने उसे एक हाथ से पकड़कर खड़ा किया और अगले ही पर उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। रूही अपनी गीली आंखों से अभी भी उसकी तरफ देख रही थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था और रोने की वजह से उसका गोरा गोरा चेहरा इस वक्त लाल नजर आ रहा था, जो उसे और भी मासूम और प्यारा बना रहा था। क्रियांश ने उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्टूपिड गर्ल, मेरी तरफ देखो। क्रियांश की बात सुनकर भी रूही ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ नहीं देखा। ये देखकर उसने तेज आवाज में कहा, मैंने कुछ कहा स्टूपिड गर्ल? क्रियांश की तेज आवाज सुनकर रूही ने डरते डरते अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा। उसकी काली आंखें क्रियांश की नीली आंखों से टकरा गई। क्रियांश ने उसकी आंखों पर किस करते हुए कहा, आज जो कुछ भी कहा दोबारा अपने मुंह से कहने के बारे में सोचना भी मत। मैं आज तुम्हें तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं, पर अगली बार से मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। क्रियांश की बात सुनकर रूही ने अपना चेहरा ऊपर उठकर हिम्मत करते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कुछ कहने वाले? दूर रहो मुझसे। कहते हुए उसने क्रियांश की गोद से उठने की कोशिश की। रूही की बात सुनकर क्रियांश ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, स्टूपिड गर्ल, यू नो ना आई डोंट लाइक कि कोई मेरी बात काटे, फिर क्यों मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? क्रियांश की बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से से कहा, हर वक्त हर पल बस तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या? मैं तुम्हें कठपुतली नजर आती हूँ? जब तुम्हारा दिल करेगा तुम मुझे अपनी बना लोगे, जब तुम्हारा दिल करेगा मुझे लात मारकर अपनी जिंदगी से निकाल दोगे। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ क्रियांश सिंघानिया।
मैं एक जिंदा इंसान हूँ, कहते हुए रूही जोर जोर से रोने लगी। रूही की बात सुनकर और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर क्रियांश ने उसका छोटा सा चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए कहा, डोंट क्राई स्टूपिड गर्ल। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। अगर तुम मुझे खुद से दूर जाने के लिए कहेगी तब भी नहीं जाऊंगा। रोना बंद करो। क्रियांश की बात सुनकर भी रूही ने रोना बंद नहीं किया। वह जोर जोर से रोती रही और अपने छोटे छोटे हाथों से क्रियांश के सीने पर मुक्के मारती रही। ये देखकर क्रियांश ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं दोबारा तुम्हारे लिप्स पर किस करूंगा, उसके बाद तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। क्रियांश की बात सुनकर रूही का रोना बंद हो गया, पर वह अभी भी जोर जोर से हिचकियां ले रही थी। उसके मुंह से आवाज तो नहीं निकल रही थी, पर उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। ये देखकर क्रियांश ने उसे अपने करीब की जान और उसकी गर्दन पर अपने दांत से जोर से काट लिया। रूही के मुंह से एक जोरदार चीखने की उसने चिल्लाते हुए कहा, जंगली दानव। रूही की बात सुनकर क्रियांश ने उसे अपनी नीली आंखों से घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? क्रियांश की खतरनाक आवाज सुनकर रूही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपना चेहरा जरूर से ना में हिलने लगी। क्रियांश ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह पनिशमेंट है मेरी बात ना मानने की, इसलिए अगली बार से मेरी बात को काटने की कोशिश मत करना, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रूही और क्रियांश की कहानी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जहां ख्वाहिश स्ट्रांग और इंडिपेंडेंस है, वही रूही सिंपल और मासूम है। आपको क्रियांश का डोमिनेटिंग बिहेवियर भी देखने को मिलेगा। डोंट वरी, एकांश का बेटा है तो नॉर्मल तो होगा नहीं। क्रियांश के बारे में काफ़ी राज है जो आपको आगे पता चलेंगे। प्लीज़ यार आप सब लोग स्टोरी को रिव्यू दे दो, सिर्फ 10 रिव्यू हुए हैं। अगर आप लोग रिव्यू नहीं दोगे तो मेरी कहानी रिजेक्ट हो जाएगी। कमेंट करने में जितना टाइम लगता है रिव्यू देने में उससे भी कम टाइम लगता है। प्लीज़ यार अच्छे अच्छे रिव्यू दे दो। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। रूही अभी भी अपनी डरी हुई नज़रों से क्रियांश की तरफ देख रही थी। क्रियांश ने उसके चेहरे पर डर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसी तरह से तुम्हारी आंखों में खुद के लिए डर देखना है, ताकि तुम कभी भी कोई गलती करने से पहले एक बार मेरी पनिशमेंट को याद करो, स्टूपिड गर्ल। कहते हुए क्रियांश ने दोबारा रूही के लिप्स पर हल्के से किस किया और उससे दूर हो गया। क्रियांश की बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, आई हेट यू। कहते हुए वह अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। रूही की बात सुनकर क्रियांश ने उसकी तरफ देखा। उसने उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। काफी देर तक रूही उसे अपने छोटे छोटे हाथों से मारती रही। आखिर में थककर उसने उसे मारना बंद कर दिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने गुस्से से कहा, तुम क्यों ये सब कर रहे हो? अब जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी तुम्हें भूल कर, तो क्यों दोबारा मेरी लाइफ में आकर मुझे दर्द देना चाहते हो? रूही की बात सुनकर क्रियांश की नीली आंखों में शैतानी चमक नजर आने लगी। उसने रूही का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है स्टूपिड गर्ल, तुमने अपने लिए इस दर्द को खुद चुना है। 1000 बार समझाया था कि आग के साथ मत खेलो, मुझसे दूर रहो, पर तुमने खुद मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। बहुत मौके दिए थे मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने के, पर तुम खुद मेरी कैद में आना चाहती थी। मेरी जिंदगी में आना तुम्हारा डिसीजन था और अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना मेरा। इसलिए तुम ये भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। तुम मरते दम तक मेरे साथ मेरी बाहों में मेरी कैद में रहोगी, स्टूपिड गर्ल। कहते हुए क्रियांश अपनी नीली डरावनी आंखों से रूही की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रूही की पूरी बॉडी कांपने लगी। उसकी आंखों में दोबारा आंसू आ गए। ये देखो कर क्रियांश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें रोने के अलावा कुछ और आता है या नहीं स्टूपिड गर्ल? डॉट यू आर नॉट किड एनीमोर। तुम अब बड़ी हो चुकी हो तो बच्चों की तरह रोना बंद करो। क्रियांश की बात सुनकर रूही ने उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। कहते हुए वह उसकी गोद से उठने की कोशिश करने लगी। वही रूही की बात सुनकर क्रियांश ने उसका चेहरा मजबूती से पकड़कर गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है मुझे मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अपनी आवाज़ नीचे रखो, स्टूपिड गर्ल। क्रियांश के इस तरह से मजबूती से पकड़ने की वजह से रूही को दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों से पहले से भी ज़्यादा आंसू बह रहे थे, पर जैसे क्रियांश पर उसके आंसुओं का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने एक हाथ की उंगली से रूही के आंसू साफ करते हुए कहा, तुम्हारी आंसू सिर्फ मेरी वजह से बहने चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आने की, तुम्हारी आंखों में आंसू आने की वजह सिर्फ मैं रहना चाहिए। तुम्हारी हर सांस में सिर्फ मेरा एहसास होना चाहिए। क्रियांश की पागलों जैसी बात सुनकर रूही ने रोते हुए कहा, तुम पागल हो, यू आर साइको। कहते हुए वह रोने लगी। वही रूही की बात सुनकर क्रियांश ने उसकी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रूही को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने इंसान ना होकर कोई शैतान बैठा हो। कुछ देर बाद क्रियांश की हंसी बंद हो गई। अचानक से उसकी हंसी बंद होते ही रूही के चेहरे पर और भी ज्यादा डर नजर आने लगा। क्रियांश ने रूही का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके जबड़े को दबाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा स्टूपिड गर्ल, आई एम अ साइको, योर साइको लवर।
क्रियांश की बात है सुनकर रूही ने रोना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखने लगी। उसे उसकी नीली आंखों में खुद के लिए पागलपन नजर आ रहा था, जिसे देखकर उसने डरते हुए कहा, प्लीज ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। रूही की बात सुनकर क्रियांश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें देखने का, तुम्हें महसूस करने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें अपना बनाने का मेरा हक है, जो कि तुम भी मुझसे नहीं छीन सकती। कहते हुए उसने रूही को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर रूही ने अपने पैरों को हिलाते हुए कहा, मुझे नीचे उतरो प्लीज, ऐसा मत करो। रूही की बात सुनकर क्रियांश ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे मेरी बातों को बीच में काटने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए चुपचाप अपनी जबान पर लगाम लगा और जो कुछ भी मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। क्रियांश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर रूही ने उसकी गोद में हिलना डुलना बंद कर दिया और चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। क्रियांश ने उसके पिंक लिप्स को देखा, जो कि उसके काटने की वजह से बुरी तरह से लाल हो चुके थे और वहां पर अभी भी सूखा हुआ खून लगा हुआ था। उसने धीरे से उसके लिप्स पर किस किया और जल्दी उस साइड हो गया। रूही कुछ कहता उससे पहले ही क्रियांश ने उसे नीचे उतारा। रूही क्रियांश की तरफ ही देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह पागल इंसान करना क्या चाहता है। क्रियांश ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और मुस्कुराते हुए कहा, नाउ आई हैव टू गो स्टूपिड गर्ल, मुझे अपने पहले प्यार के पास जाना है। क्रियांश की बात सुनकर रूही उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। क्रियांश ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा था। मेरी बातों को याद रखना थी, उसकी बात याद करते हुए रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आखिर कौन है क्रियांश का पहला प्यार और क्या रूही के दिमाग में आ गई है कुछ मिस्टर अंडरस्टैंडिंग? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के आने वाले एपिसोड में। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्रियांश और रूही के बीच में पास में ऐसा क्या हुआ था कि रूही क्रियांश से गुस्सा है। प्लीज़ यार रिव्यू दे दो, 5 स्टार देना, और रिव्यू नहीं दिया तो वैसे भी मेरी कहानी रिजेक्ट हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट, जितना ही टाइम लगता है बस रिव्यू दे दो यार, अच्छे अच्छे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। रूही रोते हुए क्रियांश की बातों को ही सोच रही थी। उसने खुद से कहा, पहला प्यार मतलब तुम किसी और से भी प्यार करते हो क्रियांश? कहते हुए वह घुटनों के बल गार्डन में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुमने हर बार मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है और आज भी जब तुम मेरे पास आए, जब तुमने पहली बार मुझे किस किया, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते क्रियांश सिंघानिया, तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो, तुम एक मतलबी इंसान हो। कहते हुए वह रोने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की तो थोड़ी देर पहले जो कुछ भी उसके और क्रियांश के बीच में हुआ था सब कुछ उसे याद आने लगा। सब कुछ याद करते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल उसके सीने से निकाल रहा हो। कुछ देर तक रोने की बात वह जैसे तैसे हिम्मत करके उठकर खड़ी हो गई और सीधा अपने घर के अंदर अपने रूम में चली गई। रूही ने अंदर आते ही रूम का दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर पेट के बल लेटकर रोने लगी। जैसे ही वह बेड पर लेटी उसके हाथ में एक तस्वीर आ गई। रूही उस तस्वीर को देखने लगी, जहां पर एक 18-19 साल का हैंडसम सा लड़का था। ये कोई और नहीं क्रियांश था। क्रियांश सेंटर में था और उसके लेफ्ट साइड में ख्वाहिश प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी और उसके राइट साइड में रूही एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ क्रियांश के हैंडसम चेहरे को देख रही थी। उस तस्वीर में क्रियांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं थे, उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था, पर उसकी नीली आंखें काफ़ी कुछ कह रही थी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, आई हेट यू क्रियांश सिंघानिया, आई हेट यू। कहते हुए वह दोबारा उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ क्रियांश इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर सिंघानिया मैंशन की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते, आई नो स्टूपिड गर्ल, जितनी तुम स्टूपिड हो, तुमने मेरी बात का कुछ और ही मतलब निकला होगा, पर मोहब्बत में दर्द जरूरी है तो तुम्हें मेरी मोहब्बत में दर्द झेलना ही होगा। जितना दर्द होगा मोहब्बत उतनी गहरी होगी। सोचते हुए क्रियांश ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर पहले जो कुछ भी उसके और रूही के बीच में हुआ सब कुछ याद करने लगा। सब कुछ याद करते हुए उसके हाथ अपने आप अपने होठों पर चले गए। वो अभी भी रूही के नर्म होठों का एहसास अपने होठों पर महसूस कर सकता था। उसने अपने निचले होंठ को दांतों से बाइट करते हुए सिलेक्टिव वॉइस में कहा, तुम्हारे लिप्स कितनी जूसी है स्टूपिड गर्ल, मैं उन्हें हर वक्त टेस्ट करना चाहता हूं हर पल। कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ कृपा और दिया सिंघानिया मैंशन में अभी भी एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। दिया अपने कॉलेज टाइम के किस्से कृपा को याद दिला रही थी, जिस वजह से कृपा का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि वह दोनों कितनी देर से यहाँ ऊपर एक दूसरे के साथ बात कर रही है। वह दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उनके रूम के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। नॉक की आवाज़ सुनकर कृपा ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन है? कृपा के इतना कहते ही एक सर्वेंट की आवाज़ सुनाई दी, कृपा मैडम बाहर, खुशी मैडम आई है। खुशी का नाम सुनते ही कृपा की आंखों में चमक नजर आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए पलट कर दिया की तरफ देखा तो दिया ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, आज इतने दिनों बाद हम सब यहाँ पर मिलने वाले थे तो मैंने सोचा कि हम खुशी को भी बुला ले। वैसे भी अगर उसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं वो भी उसके बिना, तो तू तो जानती है ना कैसे बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठ जाएगी, इसलिए मैंने उसे भी बुला लिया। दिया की बात सुनकर कृपा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कहाँ है महारानी, कब से वह मेरे रूम में आने के लिए परमिशन लेने लगी? कृपा ने इतना कहा ही था कि उसके रूम का दरवाजा खुला और खुशी अंदर आई। खुशी ने इस वक्त एक वाइट कलर की कुर्ती और नीचे ब्लैक कलर का प्लाजो पहना हुआ था। इस वक्त वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी।
वह भी अब 42 साल की हो चुकी थी, पर उसकी उम्र देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 42 साल की है। अंदर आते ही उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और मुंह बनाते हुए कहा, मुझे छोड़कर यहाँ पर तुम दोनों गप्पे लड़ा रही हो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। खुशी की बात सुनकर कृपा और दिया ने उसकी तरफ देखा और एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, रहो गुस्सा, हम भी तुम्हें नहीं मनाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर खुशी, जो कि गुस्से से मुंह बनाकर दूसरी तरफ देख रही थी, उसने मुंह खोलकर उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों कितनी बुरी हो। खुशी की बात सुनकर दिया और कृपा ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कहा, तुम सोच भी नहीं सकती, उतनी ज़्यादा बुरी है हम, कहकर वह दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं उनकी बात सुनकर खुशी ने मुंह बनाकर इनकी तरफ देखा। ठीक है, करो, तुम दोनों बात में जा रही हूँ, इतना कहकर वह जैसे ही जाने को हुई, दिया और कृपा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए दोनों जाकर सीधा पीछे से खुशी के गले से लग गई। उन दोनों के इस तरह से गले लगने के बाद भी खुशी ने उनकी तरफ नहीं देखा। तभी कृपा ने खुशी के गाल पर किस करते हुए कहा, अरे मेरी जान, कितना गुस्सा करती है तू, कब सुधरेगा, अब तो अच्छी नहीं रही, तू खुद बच्चों की माँ बन चुकी है। कृपा की बात पर कोई कुछ कहता है, इससे पहले ही उन तीनों को अपने ऊपर किसी की डरावनी नज़रें महसूस हुई। तीनों ने एक साथ अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उन्हें दो जोड़ी आंखें गुस्से से उन्हें घूरती हुई महसूस हुई। कृपा ने सामने देखा तो उसका बेटा श्रेयांश और उसका पति एकांश गुस्से से उसे ही देख रहे थे। उसने मन ही मन कहा, अब मैंने क्या किया। तभी उसे एहसास हुआ कि अभी अभी उसने खुशी के गाल पर किस किया है। यह एहसास होते ही कृपा ने खुद के सर पर मारते हुए कहा, हे भगवान, सारे पागलों को आपको मेरी किस्मत में डालना था। उसने इतना कहा ही था कि एकांश गुस्से से अंदर आया। उसने कृपा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और गुस्से से कहा, निकलो यहाँ से। उसने यह बात इतनी गुस्से में कही थी कि खुशी, जो कि थोड़ी देर पहले गुस्सा होने का नाटक कर रही थी, वह वहाँ से सीधा भागकर नीचे चली गई। दिया भी उसके साथ नीचे चली गई। श्रेयांश भी मुंह बनाकर उन दोनों की तरफ देखा हुआ वहां से चला गया। एकांश ने गुस्से से रूम का दरवाजा बंद किया और कृपा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा। कृपा कुछ कहने को हुई, इससे पहले ही एकांश ने उसके होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। एकांश की किस में कृपा गुस्सा महसूस कर सकती थी। एकांश काफी वाइल्ड तरीके से उसे किस कर रहा था, जिस वजह से कृपा को दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों में हल्के आंसू भी आ गए थे, पर एकांश उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। कुछ देर बाद एकांश ने कृपा के होठों को अपनी होठों की गिरफ्त से आज़ाद किया। कृपा लंबी लंबी सांस लेते हुए आंसू भरी आंखों से एकांश की तरफ देखने लगी। एकांश ने गुस्से से कृपा का चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, डॉल, तुम्हारे होठ मेरे अलावा किसी और को किस केसर कर सकते हैं। एकांश की बात सुनकर कृपा ने कुछ कहने की कोशिश की, पर एकांश की डरावनी आंखें देखकर वह चुप हो गई। उसने खुद से कहा, पागल आदमी, बुढ़ापा आ गया पर पागलपन नहीं गया। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने ओपिनियन भी ज़रूर शेयर करना। अगर इस पर अच्छे रीड आए तो नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगी यार, प्लीज़ रिव्यू दे दो। आप सब लोगों को पढ़ने के बाद रिव्यू को ऑप्शन आता होगा यार, 5 में से 5 स्टार दे दो यार। रिव्यू नहीं दोगे तो मेरी कहानी रिजेक्ट हो जाएगी, फिर मैं आगे कंटिन्यू कैसे करूंगी। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। एकांश अभी भी गुस्से से कृपा को देख रहा था। कृपा मन ही मन सोच रही थी कि इतनी उम्र हो गई पर एकांश अभी भी नहीं बदला। उसकी दीवानगी और पागलपन पहले से भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कृपा ने खुद से कहा, पता नहीं क्या होगा मेरे दोनों बेटे भी इसकी ही कार्बन कॉपी बन गए। भगवान, अब मुझे तू बचा ले। कृपा मन ही मन सब सोच रही थी। वही एकांश ने जब देखा कि कृपा का ध्यान उस पर नहीं है, उसने गुस्से से कहा, डॉल, तुम जानती हो ना कि जब भी मैं तुम्हारे पास रहूं तुम्हारा ध्यान बस मुझ पर होना चाहिए। तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैंने तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दी है। एकांश ने कृपा को दोबारा अपने करीब खींचते हुए कहा। एकांश की बात सुनकर कृपा ने थोड़े गुस्से से कहा, एकांश, आप कब बदलेंगे। अब आप बच्चे नहीं रहे, आप खुद 3 बच्चों के फादर हैं और अब आपके दादा बनने की उम्र आ चुकी है, फिर भी आपका यह पागलपन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एकांश, खुशी बस एक लड़की है और मैंने उसे ही किस किया है। कृपा ने इतना कहा ही था कि एकांश ने गुस्से से कहा, आई डोंट केयर कि वो लड़की है या लड़का, बट तुम्हारे इन होठों पर सिर्फ मेरा हक है। तुम मेरे होठों से किसी और को किस कैसे कर सकती हो, इन पर सिर्फ मेरा हक है। मैंने तुम्हें खुद के अलावा हमारे बच्चों को भी किस करने का हक नहीं दिया है, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें खुशी को तुम्हें किस करने दूंगा। एकांश की बात सुनकर कृपा ने गहरी सांस ली और एकांश के गाल पर किस करते हुए कहा, ओके ओके, मैं आपकी बात समझ गई, अब मैं किसी और को कभी किस नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। अब प्लीज़ शांत हो जाए, क्योंकि अब आपके गुस्से की वजह से बेचारी खुशी डर के भाग गई। पता नहीं वह नीचे भी है या सीधा घर चली गई, अब मुझे उसे समझना होगा। अब तो वह आपके सामने आने से रही, आप क्यों इतने डरावने हो कि सभी लोग आपसे डरने लगते हैं। कृपा की बात सुनकर एकांश ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, आई डोंट केयर कि कोई मुझे डरावना समझता है या नॉर्मल, मुझे बस तुमसे मतलब है, किसी और से नहीं। इसलिए तुम भी बस मुझसे ही मतलब रखो, तुम्हें भी किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एकांश की बात सुनकर कृपा ने थोड़े गुस्से से कहा, ठीक है, मैं बस आपके बारे में सोचूंगी, पर इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि मैं किसी के साथ बात ही ना करूं।
एकांश आप प्लीज नीचे चलिए, मैं काफी टाइम से यहाँ ऊपर ही हूँ। कृपा की बात सुनकर एकांश ने कृपा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अब गुस्सा नजर आ रहा था। एकांश ने गहरी सांस ली और कृपा को अपने सीने से लगाकर उसे कस के गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी डॉल, पर तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, चाहे वह कोई ही क्यों ना हो। एकांश की बात सुनकर कृपा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ओके ओके ठीक है, अब चलिए नीचे। कहते हुए कृपा ने एकांश का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आ गई। कृपा और एकांश धीरे धीरे सीढ़ियों से एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आ रहे थे। कृपा जैसे ही नीचे आई उसे लिविंग रूम में रूहान, खुशी, दिया, आर्यन, ध्रुव, निधि, श्रेयांश सभी नजर आए। खुशी को देखकर कृपा को हंसी भी आ रही थी और बुरा भी लग रहा था। बेचारी खुशी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसे 2-3 थप्पड़ मारे हो। वह चुपचाप बैठी हुई थी। खुशी की तरफ देखकर कृपा ने उसकी तरफ जाने की कोशिश की, तभी एकांश ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, कोशिश भी मत करना, वरना जो कुछ भी थोड़ी देर पहले रूम में हुआ वह सबके सामने करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकांश की बात सुनकर कृपा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और मन में कहा, यह पागल आदमी मुझे हर जगह जलील करवा कर ही छोड़ेगा। बुढ़ापा आ गया पर अंदर की जवानी नहीं गई। कृपा ने गुस्से से खुद से कहा, क्योंकि एकांश को ये कुछ सब कुछ कहने की उसकी हिम्मत तो नहीं थी। कृपा अभी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक से पीछे से किसी ने उसकी दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। अचानक से कृपा ने जब महसूस किया कि किसी ने उसकी दोनों आंखें बंद कर दी है, वह हैरान हो गई। उसने धीरे से अपने हाथों को उन हाथों के ऊपर रखा। उसे वो हाथ काफी सॉफ्ट नजर आए। अगले ही पल कृपा की आंखों में आंसू आ गए और उसके मुंह से धीरे से निकला, ख्वाहिश। कृपा के पीछे कोई और नहीं, ख्वाहिश खड़ी थी। कृपा के मुंह से अपना नाम सुनकर ख्वाहिश ने अपने हाथों को हटाया और चिल्लाते हुए कहा, सरप्राइज मॉम। ख्वाहिश की आवाज़ सुनते ही कृपा ने पलट कर देखा तो उसके सामने उसकी छोटी सी शहजादी, जो कि अब जवान और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी, खड़ी थी। ख्वाहिश को देखते ही कृपा ने उसे झट से गले लगा लिया और उसे गले लगाकर रोने लगी। कृपा को रोते देखकर ख्वाहिश की भी आंखों में हल्के आंसू आ गए। क्रियांश और ख्वाहिश ने अपना पूरा बचपन अपने पेरेंट्स के बिना बिताया था। ऐसा नहीं था कि कृपा और एकांश उनसे मिलने नहीं जाते थे, पर वह दोनों 2 महीने में या 3 महीने में एक बार ही उनसे मिलने के लिए जाते थे। और आज इतने सालों बाद अपने घर आने के बाद ख्वाहिश भी इमोशनल हो गई थी। कृपा को रोते हुए देखकर ख्वाहिश ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओहो मॉम, आप इस तरह से पुरानी फिल्मों की मदर इंडिया की तरह क्यों रो रही हो? आपको ये सब कुछ सूट नहीं करता। आप तो मेरी ब्यूटीफुल मॉम हो जिसके चेहरे पर हमेशा प्यारी सी मुस्कुराहट सूट करती है। ख्वाहिश की बात सुनकर कृपा को हंसी आ गई। तभी किसी ने एक साथ उन दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। कृपा ने पलट कर देखा तो एकांश ने उन दोनों को ही अपनी बाहों में ले लिया था। कृपा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद कृपा ख्वाहिश से अलग हो गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कोई भी बता सकता था कि इस वक्त वह कितनी ज़्यादा खुश है। तभी कृपा ने अचानक से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? कृपा ने इतना पूछा ही था कि उसके कानों में एक दमदार आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ मोम। इस आवाज़ को सुनते ही कृपा और सबने पलट कर देखा तो दरवाजे से क्रियांश अंदर आ रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि उसमें हर कोई एकांश की झलक देख सकता था। अपने बेटे को देखते हुए कृपा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्रियांश तेज कदमों से चलता हुआ कृपा के पास आया। कृपा ने अपने दोनों बाहें खोली। क्रियांश सीधा जाकर कृपा के गले से लग गया। क्रियांश की हाइट कृपा से काफ़ी बड़ी हो गई थी, जिस वजह से कृपा क्रियांश के कंधे तक ही आ रही थी। क्रियांश ने प्यार से कृपा के सर को अपने सीने से लगाकर धीमी आवाज़ में कहा, डोंट क्राई मॉम, यू नो ना मुझे आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। फिर उसने कृपा का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा मॉम, लव यू मॉम। क्रियांश की बात सुनकर कृपा की फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी किसी ने उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया और कृपा को अपने करीब खींच लिया। ये देखकर क्रियांश की नीली आंखें सर्द हो गई। उसने गुस्से से उसे इंसान की तरफ देखा, जो कि कोई और नहीं उसका डैड एकांश था। एकांश भी अपनी नीली आंखों से गुस्से से क्रियांश की तरफ देख रहा था। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने ओपिनियन भी ज़रूर शेयर करना। यार आप सब लोग कमेंट करते हो तो प्लीज़ यार रिव्यू भी दे दो। रिव्यू सिर्फ 14 है, अगर मेरी रिव्यू नहीं बढ़े तो मैं आज एक ही एपिसोड डालूंगी, दूसरा नहीं आए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। क्रियांश गुस्से से एकांश की तरफ देख रहा था, जिसने कृपा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। वही कृपा भी गुस्से से एकांश को देख रही थी। इतने सालों बाद उसका बेटा वापस आया था और एकांश ने इस तरह से उसे उसके बेटे से अलग कर दिया था। कृपा ने गुस्से से कहा, एकांश से सब कुछ क्या है, छोड़िए मुझे। एकांश ने गुस्से से कृपा की तरफ देखते हुए कहा, तुम मिल चुकी हो उससे, अब दोबारा क्या करना है तुम्हें? एकांश की बात सुनकर कृपा ने गुस्से से कहा, पागल आदमी छोड़ो मुझे, मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे उसे प्यार से सीने से लगाना है। कृपा की बात सुनकर एकांश ने गुस्से से कहा, तुम किसी और को अपने गले से कैसे लगा सकती हो डॉल? एकांश की बात सुनकर कृपा का दिल कर रहा था वह अपना सर फोड़ ले। वही एकांश की बात सुनकर क्रियांश ने गुस्से भरी आवाज में कहा, आर यू मैड डैड? शी इज माई मॉम। मैं इतने सालों बाद वापस इंडिया आया हूं और आप अपने इस पागलपन की वजह से मेरी मॉम को मुझसे दूर नहीं कर सकते। हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कहते हुए क्रियांश ने गुस्से से एकांश की तरफ देखा। एकांश भी गुस्से से उसकी तरफ ही देख रहा था। दोनों बाप बेटे अपनी नीली नीली आंखों से एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे।
कृपा का दिल कर रहा था कि वह भी यहाँ पर जोर जोर से रोने लगे। उसका बेटा और उसका पति दोनों एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देख रहे थे। वह भी उसके लिए। कृपा ने चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर उसने गुस्से से एकांश से कहा, एकांश वह आपका बेटा है, आप उससे कैसे जल सकते हो? कृपा की बात सुनकर एकांश ने गुस्से से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह मेरा बेटा है या नहीं, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम मेरी हो और तुम मेरे अलावा किसी और के करीब मुझे बर्दाश्त नहीं। एकांश की बात सुनकर क्रियांश ने गुस्से से कहा, पर वह मेरी मॉम है और आप भी मुझे उनके करीब जाने से नहीं रोक सकते डैड। क्रियांश की बात सुनकर एकांश ने एटीट्यूड से उसकी तरफ देखते हुए कहा, और रियली तुम अपने फादर को चैलेंज करोगे? भूलो मत, आई एम योर फादर। एकांश की बात सुनकर क्रियांश ने भी एटीट्यूड से उसकी तरफ देखते हुए कहा, और आप भी मत भूलिए कि मैं भी आपका ही बेटा हूं। अगर आप शेर है तो मैं सवा शेर हूं। दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड से देख रहे थे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ख्वाहिश ने ये देखकर मन ही मन कहा, ओ माय गॉड, लगता है आप घर में ही वे का कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे जीतेगा कौन? भाई भी बहुत पावरफुल है और मेरे डैड का तो कोई जवाब ही नहीं, ख्वाहिश ने खुद से कहा। वही आर्यन ने उन दोनों की तरफ देखकर दिया से कहा, मैंने कहा था ना, दोनों बाप बेटों का ही दिमाग सटका हुआ है। आर्यन की बात सुनकर दिया ने गुस्से से कहा, इतने सीरियस माहौल में आपको यह मजाक सूझ रहा है? दिया की बात सुनकर आर्यन ने मुंह बनाते हुए, कैसा सीरियस माहौल? दोनों बाप बेटे ही पागल है। बेचारी कृपा पता नहीं कैसे इन पागलों के बीच रहती है। इसका छोटा बेटा भी कुछ कम नहीं है। उसने श्रेयांश की तरफ देखा जो कि एकांश और क्रियांश की तरह ही गुस्से से उन दोनों की तरफ देख रहा था। आर्यन की बात सुनकर उसके बगल में बैठे रूहान ने रिलैक्सिंग टोन में कहा, आर्यन भाई क्यों ज़्यादा सोच रहे हो? आप तो बचपन से एकांश भाई को जानते हो ना, और मैं भी अच्छे से उन्हें जानता हूं। फिर क्यों आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो? उनके बेटे उनके जैसे नहीं होंगे तो किसके जैसे होंगे? और आप तो ऐसे टेंशन ले रहे हो जैसे आपको क्रियांश को अपना दामाद बनाना हो। कहते हुए रूहान हंसने लगा। रूहान की बात सुनकर आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी और इस नमूने के साथ कभी भी नहीं। मेरे दामाद मेरे जैसे प्यारे और इंटेलिजेंट होंगे। यह अपनी मॉम के लिए इतना पजेसिव है, बीवी के लिए पता नहीं कितना होगा। अपने बाप को पीछे छोड़ देगा शायद, और मैं अपनी बेटी को ऐसे पागल इंसान के साथ कभी भी नहीं रहने दूंगा। आर्यन ने रूहान की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा। वही आर्यन की बात सुनकर रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जरूरी तो नहीं जो आप सोच रहे हो वही हो। वैसे भी डेस्टिनी हमारे लिए क्या लिख कर रखती है ये हमें खुद पता नहीं होता। अब आपने भी तो नहीं सोचा था ना कि दिया भाभी के साथ आपकी शादी हो जाएगी, पर हो गई, इसलिए डोंट अंडरस्टैंड पावर ऑफ डेस्टिनी। कहते हुए रूहान हंसने लगा। रूहान की बात सुनकर आर्यन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं मेरी बेटियों की शादी इस पागल आदमी के बेटों के साथ कभी नहीं होने दूंगा। उसने मन ही मन कहा, पर वह इस बात से अनजान था कि जो कुछ भी वह सोच रहा है वह चाह कर भी वैसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेस्टिनी ने तो सच में ऑलरेडी उसके नसीब में क्रियांश जैसा दामाद लिख दिया था। वही एकांश और क्रियांश अभी भी एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे। कृपा ने अपने दोनों हाथों की तरफ देखा। उसका लेफ्ट हैंड क्रियांश ने पकड़ के रखा हुआ था और उसका राइट हैंड एकांश ने। इस बार उसने रोने जैसी आवाज़ निकलती हो कहा, आप दोनों क्यों ऐसे कर रहे हो? कृपा की ऐसी आवाज़ सुनकर एकांश और क्रियांश, जो कि एक दूसरे को अपनी नीली नीली आंखों से घूर रहे थे, एक साथ उन्होंने कृपा की तरफ देखा। कृपा ने अपनी आंखों में हल्के आंसू लाए थे ताकि वह उन दोनों को ही पिघला सके, और कृपा का ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। एकांश और क्रियांश कृपा के लिए चाहे कितने ही पोसेसिव क्यों ना हो, वह दोनों ही कृपा की आंखों में आंसू और उसके चेहरे पर दर्द नहीं देख सकते थे। एकांश ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्या हुआ डॉल? कृपा ने एकांश के सीने पर अपना सर रखते हो कहा, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? मेरा बेटा इतने सालों के बाद वापस आया है, आप सुकून से मुझे उसे अपने सीने से भी लगाने नहीं दे रहे हो? आप समझते क्यों नहीं हो? मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है। भले ही मजबूरी की वजह से मैंने इतने सालों तक उसे अपने आप से दूर रखा हो, पर आप जानते हैं ना कि एक माँ के लिए उसके बच्चे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको मैं किसी और के करीब बर्दाश्त नहीं हूँ, पर वह कोई और नहीं, हमारा बच्चा है, हम दोनों का अंश है एकांश। कृपा ने एकांश को समझाते हुए कहा, पर कृपा की बात का एकांश पर कोई असर नहीं हो रहा था, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा और प्यार से कृपा के सर पर अपना हाथ फेरता रहा। क्रियांश भी चुपचाप खड़ा होकर गुस्से से एकांश को देख रहा था। कुछ देर बाद कृपा ने एकांश को खुद से दूर किया और दोबारा क्रियांश को अपने गले से लगाते हुए कहा, मेरा बच्चा तुम खाना नहीं खाते क्या? कितने कमजोर हो गए हो? कृपा ने क्रियांश की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा। वही उसकी बात सुनकर ख्वाहिश, जो कि मजे से कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, उसके मुंह से कोल्ड ड्रिंक बाहर आ गई और वह जोर जोर से खांसने लगी। उसके इस तरह से खांसने की वजह से एकांश जल्दी से अपनी बेटी के पास आया। उसने घबराते हुए ख्वाहिश की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? इतना कहते हुए उसने ख्वाहिश को पानी पिलाया। वही ख्वाहिश की खांसी बंद होने के बाद उसने हंसते हुए कहा, मोम क्या कहा आपने? आपके भाई कहाँ से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं? भाई की बॉडी देखिए, किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं है, और आपको भाई कमज़ोर लग रहे हैं। क्या आप भाई को डॉक्टर हाथी की तरह बनना चाहती हो? कहते हुए ख्वाहिश जोर जोर से हंसने लगी। वही ख्वाहिश की बात सुनकर कृपा ने गुस्से से ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, बकवास बंद करो ख्वाहिश, और तुम भी कितनी कमज़ोर हो गई हो, बिल्कुल किसी सूखी लकड़ी की तरह। कहते हुए कृपा ने गुस्से से ख्वाहिश की तरफ देखा।
वही कृपा की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, मोम इसे सूखी लकड़ी नहीं इस जीरो फिगर कहते हैं जिसे देखकर लड़के मुझ पर फ्लैट हो जाते हैं। कहते हुए ख्वाहिश एटीट्यूड के साथ कृपा की तरफ देखने लगी। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा कहानी में आगे, आपको क्या लगता है जानने के लिए बने रखिए मेरे साथ। मिस्टीरियस माँ का खुलासा 2 एपिसोड बाद होगा। प्लीज़ यार रिव्यू दे दो, क्योंकि थोड़े दिनों में मेरे शब्द कंप्लीट हो जाएंगे और जब मैं अप्लाई करूंगी रिव्यू ना होने की वजह से यह कहानी रिजेक्ट हो जाएगी, फिर मेरे को इसको लिखना बंद करना पड़ेगा। रिव्यू देने में टाइम में कितना लगता है यार, जल्दी से 5 स्टार दे दो। चलिए बिना देरी की है शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। ख्वाहिश की बात सुनकर कृपा ने गुस्से से ख्वाहिश को देखते हुए कहा, क्या जीरो फिगर लगा कर रखा है, किसी सूखी हुई लकड़ी की तरह लग रही हो। तुम खाना खाया करो, अब तुम आ गई हो ना, अब मैं तुम्हें अच्छे से मक्खन खिलाकर हेल्दी बना दूंगी। कृपा की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। वहीं निधि जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, कृपा आंटी दी कितनी हॉट और सेक्सी है और आप उन्हें खाना खिला खिलाकर मोटी बनाना चाहती हो। ऐसा मत करो वरना मुझे हैंडसम से जीजू कैसे मिलेंगे। निधि की बात सुनकर ख्वाहिश ने कहा, हाँ मेरी जान बिल्कुल सही कहा तुमने, पर यह मॉम है कि समझने को तैयार ही नहीं है। अगर इन्होंने मुझे खिला खिलाकर डॉक्टर हाथी जैसा बना दिया तो फिर मुझे ऋतिक रोशन जैसा हॉट और हैंडसम बंदा कैसे मिलेगा। ख्वाहिश की बात सुनकर कृपा ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, बेशर्म लड़की, शर्म नहीं आती, हम सभी यहाँ पर है और तू लड़कों की बात कर रही है। कृपा की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और एकांश की तरफ पलटकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, डैडी मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या, बोलो ना। ख्वाहिश की बात सुनकर एकांश ने प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मेरी बेटी, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर इस उम्र में वह ऐसी बातें नहीं करेगी तो क्या तुम्हारी और मेरी उम्र में करेगी, डॉल। कहते हुए एकांश ने कृपा की तरफ देखा। कृपा ने गुस्से से एकांश और ख्वाहिश की तरफ देखा और कहा, दोनों बाप बेटी एक नंबर के बेशर्म हो। कृपा की बात सुनकर ख्वाहिश ने हंसते हुए कहा, मोम आपने सुना नहीं क्या, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म क्यों डैडा। कहते हुए वह हंसने लगी। वही ख्वाहिश की बात सुनकर एकांश के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद कृपा ने क्रियांश और ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, वह सब ठीक है, तुम दोनों जाकर अपने रूम में चेंज कर लो। कृपा की बात सुनकर एकांश ने कहा, और तुम मेरे पास आओ डॉल। एकांश की बात सुनकर कृपा ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ जो आप मुझे अपने पास आने के लिए कह रहे हो। मुझे अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से कुछ बनाना है, इसलिए फिलहाल मैं आपके पास नहीं आने वाली। कहते हुए कृपा तेजी से किचन में चली गई। कृपा की बात सुनकर क्रियांश की नीली आंखें सर्द हो गई। एकांश ने क्रियांश को घूरते हुए कहा, मेरी मॉम को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, आप डैड। क्रियांश ने इमोशनलेस आवाज में एकांश की तरफ देखते हुए कहा। वही क्रियांश की बात सुनकर एकांश ने उसे घूरते हुए कहा, से शी इज़ माई वाइफ, मुझे उसके साथ कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं ये तुम मुझे नहीं बताओगे। एकांश की बात सुनकर क्रियांश ने भी उसे गुस्से से देखते हुए कहा, और वह मेरी मॉम है, उनके साथ मैं आपको बैड बिहेव नहीं करने दूंगा। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए ये सब कुछ कह रहे थे, तभी ख्वाहिश ने कहा, डैड भाई प्लीज स्टॉप इट। हम आज घर आए हैं और आप दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर चुके हो। आज के दिन तो छोड़ दो, कल से स्टार्ट करना। हम यहाँ पर WWE के लिए एक स्टेज बना देंगे, वहाँ पर आप दोनों साथ में लड़ाई करना और मैं चिल्ला चिल्ला कर हूटिंग करूंगी। कहते हुए वह हंसने लगी। ख्वाहिश की बात सुनकर क्रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, आजकल जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है तुम्हारी। क्रियांश की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी देखो ना, ये भाई मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं, लंदन में भी हर बार यह मुझे ऐसे ही रोकते टोकते थे, मुझे कुछ भी अपने मन से नहीं करने देते थे। डैडी आपकी मासूम बच्ची पर कितना जुल्म हुआ, मैं आपको बात नहीं सकती। कहते हुए ख्वाहिश ने रोने जैसा चेहरा बनाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेचारी पर न जाने कितने जुल्म हुए हो। ख्वाहिश की बात सुनकर एकांश ने क्रियांश को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को इस तरह से परेशान करने की। एकांश की बात सुनकर भी क्रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी तरह से एकांश को घूरते हुए कहा, जिस तरह के आपकी प्रिंसेस के कान थे उसके बाद तो मुझे इसकी टांगें तोड़ देनी चाहिए थी। कहते हुए क्रियांश तेजी से ऊपर चला गया। वही उसकी बात सुनकर ख्वाहिश का मुंह खुला का खुला रह गया। एकांश गुस्से से क्रियांश की तरफ देखने लगा। ख्वाहिश सीधा जाकर एकांश के गले से लग गई और मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। एकांश ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी प्रिंसेस, आपके डैडी के होते हुए कोई आपको तंग नहीं कर सकता। एकांश की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो डैडी, यू नो ना आई लव यू वेरी मच, इसीलिए तो मैं इंडिया आना चाहती थी, क्योंकि भाई मुझे वहाँ पर बहुत परेशान करते थे, पर अब तो मैं आपके पास आ गई हूँ ना, अब भाई मुझे बिल्कुल तंग नहीं कर पाएंगे। ख्वाहिश की बात सुनकर एकांश ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, ओके प्रिंसेस, अब आप अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। एकांश की बात सुनकर ख्वाहिश ने एकांश के गाल पर किस करते हो कहा, ओके डैडी। इतना कहकर वह भागते हुए अपने रूम में चली गई। अब लिविंग रूम में आर्यन, निधि, ध्रुव, श्रेयांश, एकांश, चौहान, खुशी और दिया ही मौजूद थे। ख्वाहिश के जाते ही आर्यन ने एकांश की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर कहा, वैसे एकांश तेरा बेटा बिल्कुल तेरी तरह है, एकडू और सड़ी हुई शक्ल वाला, पता नहीं उसकी बीवी के नसीब कैसे होंगे। बेचारी कृपा ने तो तुम जैसे शैतान को इतने सालों तक जेल लिया, पर तेरे बेटे को झेलने वाली उस बच्ची के लिए मुझे अभी से डर लग रहा है।
आर्यन की बात सुनकर एकांश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने पलटकर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुंह बनाते हुए कहा, हंस क्यों रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तेरे जैसे शैतान को कृपा ने कैसे झेला है ये सिर्फ वह जानती है, और अब तेरा बेटा भी तेरे ही कदमों पर चलकर तेरे जैसा ही शैतान बन गया। वह ऐसा ही होगा, ये तो मैं बचपन से ही जानता था। बचपन से मुस्कुराहट तो जैसे उसके चेहरे पर आती ही नहीं थी। आर्यन की बात सुनकर एकांश ने उसके करीब आकर उसके कानों में धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे ने पहले से ही अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ ली है, जो कि मेरी डॉल की तरह ही उसे जिंदगी भर संभाल लेगी और उसे उतना ही प्यार करेगी जितना मेरी डॉल ने मुझे किया है। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, और तुम उसे अच्छे से जानते हो। कहते हुए एकांश शैतानी तरीके से मुस्कुराता हुआ आर्यन से दूर हो गया। वहीं एकांश की बात और उसकी मुस्कुराहट देखकर आर्यन ने खुद से कहा, मुझे डर क्यों लग रहा है, और यह पागल आदमी किस लड़की की बात कर रहा है? किसके नसीब फूटे हुए हैं जो इसके शैतान बेटे ने उसे पसंद किया है? आर्यन ने मन ही मन कहा। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट जेट में, जो कि इस वक्त हवा में था, एक इंसान अंधेरे रूम में बैठा हुआ था। ये जेट काफी लग्जरियस था, जिस वजह से यहाँ पर एक बेडरूम भी था। अंधेरे में उसे इंसान की ग्रीन आंखें काफी डरावनी लग रही थी। उसके हाथ में ख्वाहिश की खूबसूरत सी तस्वीर थी। उसने उस तस्वीर पर किस करते हुए कहा, बहुत लंबा इंतजार किया है इस दिन का स्पाइसी बेबी, तुम्हारे करीब आने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए, पर अब और नहीं, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ अपना बनाने के लिए। कहते हुए उसकी वह ग्रीन डरावनी आंखें ख्वाहिश की तस्वीर को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने ख्वाहिश का खूबसूरत सा चेहरा आ गया। उसने अजीब तरह से मुस्कुराकर डरावनी आवाज में कहा, आई एम कमिंग स्पाइसी बेबी। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और 2 एपिसोड बाद मिस्टीरियस माँ की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, वह भी एक खतरनाक तरीके से। प्लीज़ यार रिव्यू दे दो। इतने सारे रीडर होने के बावजूद बस 20 रिव्यू हुए हैं। आपको 5 स्टार 4 स्टार देने का ऑप्शन तो आता होगा ना, वही देना है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आर्यन मन ही मन एकांश की बातों को सोचकर खुद से कह रहा था, आखिर कौन हो सकती है वह लड़की? वही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर एकांश ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, सोचने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। और वैसे भी जब वो लड़की मेरे बेटे की लाइफ में आएगी तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। कहते हुए एकांश ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ आर्यन की तरफ देखा और वहां से चला गया। वही उसकी बात सुनकर आर्यन ने मन ही मन कहा, पता नहीं यह पागल आदमी क्या क्या कहता है। आर्यन की बात सुनकर रूहान ने मन ही मन कहा, कहीं जो कुछ भी मैंने मजाक में कहा वह सच तो नहीं है। फिर उसने खुद से ही कहा, जो होगा देखा जाएगा। इतना सोचकर वह चुपचाप खुशी की तरफ देखने लगा। चुपचाप किसी मासूम से बच्चे की तरह बैठी हुई थी जिसने कोई बहुत बड़ी गलती करती हो। खुशी को ऐसे चुपचाप बैठे हुए देखकर रूहान को हंसी भी आ रही थी और बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसकी बीवी 24 घंटे बोलने वाले लोगों में से थी और इस वक्त वह किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। रूहान ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, खुशी भाई जा चुके हैं, अब क्यों इस तरह से बैठी हुई हो? रूहान की बात सुनकर खुशी ने मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा और जोर जोर से रोने लगी। वह रो तो रही थी पर उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। रूहान ने जब उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखा, उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, खुशी डोंट बिहेव लाइक ए किड। रूहान की बात सुनकर खुशी ने गुस्से से कहा, तुम्हें तो मेरी हरकतें बुरी ही लगती है। तुमने देखा नहीं किस तरह से एकांश भाई मुझ पर चिल्लाए, कितने डरावने हैं वह, पता नहीं कृपा कैसे उनका झेलती है। खुशी की बात सुनकर रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम मुझे। रूहान की बात सुनकर खुशी ने गुस्से से उसके सीने पर मारते हुए कहा, तुम एक नंबर की नालायक आदमी हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। रूहान कुछ कहता इससे पहले ही श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचू चाची बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपको उन्हें मनाना चाहिए। आप हो कि मेरी प्यारी सी चाची को परेशान करते हो, क्यों चाची? कहते हुए श्रेयांश खुशी के बगल में आकर बैठ गया। खुशी ने श्रेयांश की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हाँ बच्चे देखो तुम्हारा खडूस चाचू तुम्हारी प्यारी सी क्यूट सी चाची को कितना तंग करते हैं। खुशी की बात सुनकर श्रेयांश ने रूहान की तरफ देखा और फिर खुशी के गाल खींचते हुए कहा, मुझे पता है चाची आप बहुत क्यूट हो, पता नहीं आपको ये खडूस चाचू कैसे पसंद आ गए। श्रेयांश की बात सुनकर रूहान ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे तुम्हारी प्यारी सी मॉम को तुम्हारे जंगली पापा पसंद आ गए वैसे ही खुशी को मैं पसंद आ गया। रूहान ने इतना कहा ही था कि उसके कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी। क्या कहा तुमने? इस आवाज को सुनते ही रूहान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी हड्डियों में ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने पलटकर देखा तो एकांश अपनी डरावनी नजरों से उसे ही देख रहा था। रूहान का चेहरा रोने जैसा हो गया था। रूहान काफी बड़ा हो चुका था पर अभी भी वह एकांश से पहले की तरह ही डरता था। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, भाई वह तो मैं मजाक कर रहा था, आप जानते हो ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। रूहान ने मस्का लगाते हुए कहा। एकांश ने उसकी तरफ देखा और वहां से एटीट्यूड से चला गया। कुछ देर बाद सभी लोग लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सभी लोग मजे से लंच कर रहे थे सिवाय एक इंसान को छोड़ के जिसका नाम था एकांश। वह गुस्से से चुपचाप हेड चेयर पर बैठा हुआ अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रहा था।
क्योंकि कृपा उसके पास ना बैठकर ख्वाहिश और क्रियांश के बीच में उसे काफ़ी दूर बैठी हुई थी और उन दोनों को अपने हाथों से खिला रही थी। उसने एक बार भी एकांश की तरफ नहीं देखा था और एकांश को ये बर्दाश्त नहीं था कि कृपा उसे इग्नोर करें। गुस्से की वजह से उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसकी नीली आंखें सिर्फ कृपा पर जमी हुई थी। वही क्रियांश एकांश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर काफ़ी खुश था। वह कृपा के साथ प्यार से बातें करते हुए उसके हाथ से खाना खा रहा था। कृपा कभी ख्वाहिश को खिलाती तो कभी क्रियांश को। आज इतने सालों बाद उसे मौका मिला था कि वह अपने बच्चों को इस तरह से प्यार से खिलाने का, वो कैसे इस मौके को अपने हाथ से जाने दे सकती थी। वह सभी लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए लंच एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्हें किसी के चम्मच पटकने की आवाज़ सुनाई। सबने पलट कर देखा तो एकांश गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उसे इस तरह से गुस्से से खड़ा होते हुए देखकर कृपा ने मन ही मन कहा, हो गया कांड। कृपा ने गुस्से से मन ही मन कहा, यह पागल आदमी अपने बच्चों से जलना कब छोड़ेगा। वही एकांश ने गुस्से से कृपा की तरफ देखा और तेजी से वहां से चला गया। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उनमें से किसी ने एकांश चार से कुछ कहा तो उसका सारा गुस्सा उस इंसान को झेलना पड़ेगा। सभी लोग कृपा की तरफ ही देखने लगे। एकांश वहां से जा चुका था। कृपा ने एक बड़ी सी नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, यह उस पागल आदमी का रोज का है, इसलिए वह सब कुछ मुझ पर छोड़ो और अपना लंच एंजॉय करो। कृपा की बात सुनकर सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोबारा लंच करने वही एकांश सीधा अपने रूम में आ गया। उसने गुस्से से वास उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो डॉल, जबकि तुम जानती हो मुझे तुम्हारा खुद को इग्नोर करना हरगिज बर्दाश्त नहीं है। कहते हुए वह गुस्से से अपने बालों को खींचते हुए रूम में घूमने लगा। दूसरी तरफ कृपा क्रियांश और ख्वाहिश को अपने हाथों से खिलाते हुए सोच रही थी, तब मेरा हाल बेहाल होने वाला है, वो पागल आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं। कृपा को अब थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वह अपने बच्चों को इस तरह से यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसे एकांश के ऐसे बिहेवियर की आदत पड़ चुकी थी। हालांकि एकांश कृपा के लिए थोड़ा चेंज हुआ था, पर उसका पागलपन, उसका जुनून कृपा के लिए आज भी वैसा ही था, या फिर यह कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा हो चुका था। कुछ देर बाद सबका लंच कंप्लीट हो गया। कृपा ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप सब बातें करो, मैं अपनी शैतान पति के पास जाती हूँ। कृपा की बात सुनकर दिया ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, हम सोच रहे थे कि हम घर ही चले जाए, क्योंकि तू कल सुबह से पहले नीचे नहीं आने वाली है। दिया की बात सुनकर कृपा ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, बकवास बंद कर। इतना कहते हुए कृपा वहां से चली गई। हालांकि दिया ने यह बात मजाक में कही थी, पर वहां पर बैठा हर एक इंसान जानता था कि यह सच है। दिया ने कहा, रूही घर पर अकेली होगी, इसलिए हमें चलना चाहिए। रूही की बात सुनकर आर्यन ने कहा, हाँ मुझे भी लगता है। कुछ भी देर में सभी लोग वहां से जा चुके थे। अब लिविंग रूम में बस ख्वाहिश, क्रियांश और श्रेयांश बचे हुए थे। ख्वाहिश और श्रेयांश एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वही क्रियांश अपने फ़ोन पर किसी की तस्वीर देखते हुए शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था। ये किसी और की नहीं, रूही की थी। कुछ देर बाद उसने फ़ोन को लॉक किया और वहां से उठकर चला गया। ख्वाहिश अपने छोटे भाई के साथ बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें कर रही थी। वहीं ऊपर कृपा के रूम में इस वक्त एकांश काफ़ी वाइल्ड होकर कृपा को लगाकर किस कर रहा था। कृपा उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर एकांश उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने ओपिनियन भी ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट एपिसोड में या फिर उसके अगले एपिसोड में मिस्टीरियस मैन की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। वैसे मैंने उसके लिए नाम तो सोचा है, बट अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा सा नाम हो जो कि हीरो की पर्सनैलिटी पर सूट करें तो प्लीज़ कमेंट में बताना। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रेयांश ने मुंह बनाते हुए कहा, नो दी। इतना कहते हुए उसने ख्वाहिश को पीछे से गले लगा लिया। ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या हुआ मेरे क्यूट से भाई को। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रेयांश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अगर आपके हस्बैंड भी बिल्कुल डैड की तरह हुए तो वह हमें भी आपको छूने नहीं देंगे। कहते हुए उसका चेहरा उदास हो गया। वहीं श्रेयांश की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओ माय क्यूटी पाए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो मेरे भाई को मुझसे दूर करने की कोशिश करें, और अगर किसी ने मेरे भाई को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उस इंसान के सारे दांत तोड़ दूंगी। कहते हुए ख्वाहिश अपना मुक्का दिखने लगी। वही ख्वाहिश की बात सुनकर श्रेयांश हंसने लगा। ख्वाहिश ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, यू नो वॉट क्यूटी पाई, मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रिग्रेट किस चीज़ का है। ख्वाहिश की बात है सुनकर श्रेयांश ने मासूमियत से पूछा, किस बात का दी। ख्वाहिश ने उसके गाल खींचते हुए कहा, इसी बात का कि मैं तुम्हारा पूरा बचपन नहीं देख पाई, तुम्हें अपनी गोद में बाकी बड़ी सिस्टर्स की तरह नहीं ले पाए। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब भी तुम 2 महीने के थे। कहते हुए ख्वाहिश का चेहरा उदास हो गया। वही उसकी बात सुनकर श्रेयांश ने उसे गले लगाते हुए कहा, दीदी अब जो बीत गया उसे हम नहीं बदल सकते ना, पर अब तो हमारे पास बहुत टाइम है। अब तो आप हमेशा के लिए इंडिया आ चुकी हो, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। श्रेयांश की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ और क्रियांश भाई को बहुत तंग भी करेंगे। लंदन में वह मुझे बहुत परेशान करते थे, खड़ूस अकुडू, जितने नाम दूँ उतने कम है। पता नहीं मेरी होने वाली भाभी का क्या होगा। कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ ऊपर एकांश और कृपा के रूम में
पूरे रूम में कृपा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और एकांश उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। हालांकि वह ज़्यादा वाइल्ड नहीं था, पर कृपा को फिर भी दर्द हो रहा था। कृपा ने एकांश की तरफ देखते हुए कहा, मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ एकांश अब रुक जाए। कृपा की बात सुनकर एकांश ने उसकी तरफ देखा और उसके होठों पर किस करते हुए कहा, डॉल तुम जानती हो ना, तुम्हारे करीब आने के बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। और ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम भूल नहीं सकती, इसलिए मुझे रोकने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। कहते हुए एकांश दोबारा कृपा के साथ इंटीमेट होने लगा। कृपा अपनी आधी बंद आंखों से एकांश की तरफ देख रही थी। उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। उसने एकांश की तरफ देखा और कहा, प्लीज़। एकांश ने कृपा की तरफ देखा और उसके माथे पर किस करते हुए उसके बगल में आकर लेट गया। एकांश गहरी गहरी सांसें ले रहा था। कृपा जानती थी कि एकांश ने खुद को कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया होगा। उसने एकांश को गले लगा लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। एकांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर किस करके मुस्कुराते हुए कहा, डॉल हमारी लाइफ के 25 साल कितनी जल्दी बीत गए ना। एकांश की बात पर कृपा ने कहा, एकांश हम ये सारी बातें बाद में करेंगे, मुझे सोने दीजिए। आपने पहले ही मेरी कमर तोड़ दी है, आप एक नंबर के शैतान है, बेड के बिस्ट है आप। कहते हुए कृपा ने एकांश को गले लगाया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। इसी तरह से रात हो गई। रात को डाइनिंग टेबल पर क्रियांश और ख्वाहिश डिनर कर रहे थे। श्रेयांश ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पक्का पता है हमारे शैतान डेड मॉम को नीचे नहीं आ रही दे रहे हैं। श्रेयांश की बात सुनकर क्रियांश ने श्रेयांश को घूरते हुए कहा, श्रेयांश तमीज से, वह डेड है हमारे। क्रियांश की डांट सुनकर श्रेयांश ने अपना चेहरा नीचे झुकाया और चुपचाप डिनर करने लगा। कुछ देर बाद उन लोगों का डिनर हो गया। ख्वाहिश ने श्रेयांश की तरफ देखा और कहा, चलो हम गार्डन में घूमने के लिए चलते हैं। श्रेयांश ने भी मुस्कुराते हुए ख्वाहिश का हाथ पकड़ा और दोनों गार्डन में घूमने के लिए चले गए। क्रियांश ने मेड की तरफ देखा और पूछा, क्या डैड ने ऊपर खाना लाने के लिए कहा है। मेड ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, हाँ क्रियांश बाबा, एकांश सर ने ऊपर खाना लाने के लिए कहा है। मेड की बात सुनकर क्रियांश ने आगे कुछ नहीं पूछा और अपने रूम में चला गया। दूसरी तरफ सिंह मैंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। ध्रुव और निधि हमेशा की तरह लड़ाई कर रहे थे, साथ में ख्वाहिश और क्रियांश के बारे में भी बता रहे थे। आर्यन और दिया उन दोनों की लड़ाई देखते हुए अपना डिनर कर रहे थे। वही रूही अपने हाथ में चम्मच पड़कर बस उसे प्लेट में घुमा रही थी। उसका खाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, ना ही किसी की बातों पर। दिया जो कि अपना डिनर कर रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर रूही की तरफ देखा। काफ़ी देर तक वह रूही को नोटिस करती रही। जब दिया को एहसास हुआ कि रूही खाना नहीं खा रही है, उसने थोड़े गुस्से से कहा, रूही कहाँ खोई हुई हो, इतनी देर से देख रही हूँ तुम प्लेट में सिर्फ चम्मच घुमा रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। दिया की आवाज़ सुनते ही रूही अचानक से घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ मॉम। रूही को इस तरह से घबराते हुए देखकर दिया ने शांत आवाज़ में कहा, रूही तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा। दिया की आवाज़ सुनकर आर्यन ने भी रूही की तरफ देखा। उसकी प्लेट में खाना वैसे का वैसा ही था। उसने भी परेशानी भरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ रूही, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। आर्यन और दिया की बात सुनकर निधि और ध्रुव ने भी लड़ना बंद कर दिया था। वह भी रूही की तरफ देख रहे थे। रूही ने खुद को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैंने शाम को बहुत ज़्यादा स्नैक्स खा लिए थे, इसलिए भूख नहीं है। रूही की बात सुनकर दिया ने शांत होते हुए कहा, तो तुम बता सकती थी ना, इस तरह से खाने की प्लेट में चम्मच घुमा रही हो, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है। अगर भूख नहीं है तो मत खाओ, पेट दर्द करेगा। दिया की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मॉम मुझे नींद आ रही है, क्या मैं अपने रूम में सोने के लिए जाऊं। रूही की बात सुनकर दिया और सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि रूही इतनी जल्दी कभी नहीं सोती थी, या ये भी कह सकते थे कि वो रातों को जगाकर पेंटिंग करती थी। उन सभी को खुद की तरफ हैरानी से देखते हुए देखकर रूही ने अपनी बात संभालते हुए कहा, मुझे इतनी जल्दी नींद इसलिए आ रही है क्योंकि मैं दिन भर पेंटिंग बना रही थी। रूही की बात सुनकर किसी ने आगे कुछ नहीं पूछा। रूही ने सबको गुड नाइट कहा और ऊपर अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही उसने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सीधा बेड पर पेट के बल जाकर लेट गई। रूही ने साइड से क्रियांश की तस्वीर उठाए, हाथ फेरते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी हमें, अब तू खुदा भी बन जा तो भी हम सजदा नहीं करेंगे। रूही ने इतना कहा ही था कि तभी उसे अपनी कमर पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। वह पलटने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह इन सांसों को अच्छे से पहचानती थी। यह कोई और नहीं क्रियांश था। क्रियांश ने उसके कानों को सैडिक्टिव तरीके से चूमते हुए कहा, क्या कह रही थी तुम, स्टूपिड गर्ल, दोबारा कहो। क्रियांश की आवाज़ सुनकर रूही के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि वह उसे खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी। क्रियांश ने उसकी गर्दन पर धीरे से अपने दांतों से काटते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा स्टूपिड गर्ल, तुम कुछ कह रही थी, वह भी शायराना अंदाज में, मुझे भी सुनाओ अपनी शायरी। कहते हुए उसने रूही को पलटकर अपनी तरफ किया। अब रूही का चेहरा क्रियांश के सामने था। रूही की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह अपनी आंसू भरी आंखों से क्रियांश की तरफ देख रही थी। क्रियांश की आंखों में उसे गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर उसे डर लग रहा था।
उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। क्रियांश ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके गालों को अपने एक हाथ से दबाते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा? स्टूपिड गर्ल, बोलो क्या कह रही थी तुम? कहते हुए क्रियांश की आवाज़ काफ़ी डरावनी हो गई। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्रियांश का पागलपन देखने के लिए मिलेगा और हमारा मिस्टीरियस मैन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। वैसे उसके लिए नाम तो मैं सोचा है, प्लीज़ आप भी सजेस्ट करो ना अच्छे अच्छे। वैसे ये मिस्टीरियस मैन एकांश से भी ज़्यादा डरावना पागल सन की होने वाला है। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। अब अंदाजा लगाओ कैसा होगा। अभी बस 2-3 झलक देखी है आपने, आगे पूरी पिक्चर बाकी है। विंकिंग फेस, विंकिंग फेस। विराट, त्रिजल, रिदान, अग्नि, वायु, इनमें से बताओ और सब बताओ। बस 1 मिनट लगता है कमेंट करने में, अगर ये नहीं तो अपने मन का बताओ। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी। कहाँ आज का एपिसोड। रूही डरी हुई नज़रों से क्रियांश को देख रही थी, जिसने गुस्से से उसके हाथों को पकड़ कर रखा हुआ था। रूही की सांसें डर की वजह से काफ़ी तेज चल रही थी, वही क्रियांश उसे गुस्से से देख रहा था। रूही के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। ये देखकर क्रियांश ने उसका जबड़ा दबाते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा? स्टूपिड गर्ल, तुम कुछ कह रही थी और वह भी शायद मेरे बारे में है ना? कहते हुए क्रियांश अपने होठों को रूही की गर्दन पर चलाने लगा। क्रियांश के ठंडे होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करके रूही की पूरी बॉडी किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था जो कि आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस एहसास को क्या नाम दे। घबराहट की वजह से उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। हिम्मत करके रूही ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की और घबराते हुए रूही ने क्रियांश से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रूही की बात सुनकर क्रियांश ने उसकी गर्दन पर जोर से काटते हुए कहा, क्यों स्टूपिड गर्ल, तुम यहाँ पर मेरे अलावा किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? बोलो। कहते हुए उसकी पकड़ रूही की कमर पर मजबूत हो गई। क्रियांश की उंगलियां उसकी कमर को इतनी टाइटली थी कि रूही की कमर पर उसकी उंगलियों के निशान छप रहे थे। रूही काफ़ी सेंसिटिव थी, उसे दर्द भी हो रहा था। दर्द की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ो, इट्स हर्टिंग। रूही की बात सुनकर क्रियांश ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम जानती हो स्टूपिड गर्ल, मोहब्बत का दूसरा नाम दर्द है। और ये दर्द तुमने खुद अपने नसीब में लिखा है। कितनी बार मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने के मौके दिए थे, पर तुम अपनी जिद से पीछे नहीं हटी, और अब जब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है मुझसे दूर जाने का, तो तुम मुझे खुद से दूर करना चाहती हो। क्रियांश की बात सुनकर रूही ने गुस्से से कहा, वह मेरा पागलपन था, मेरा दिमाग खराब हो चुका था जो मैं तुम्हारे जैसे इंसान के प्यार में पड़ गई, पर अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका है। मुझे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए और तुम एक चलती फिरती प्रॉब्लम हो। रूही की बात सुनकर क्रियांश उसकी तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। वही उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि रूही के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। क्रियांश ने रूही के लिप्स को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है स्टूपिड गर्ल, मुझे अपने सामने ऊंची आवाज़ में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त मैंने अपने डैड के अलावा किसी को भी नहीं दी है। कहते हुए क्रियांश ने गुस्से से रूही के जबड़े को अपने हाथों से दबाया। रूही ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो, दर्द हो रहा है। क्रियांश ने रूही की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, दर्द हो रहा है तो अब ये दर्द तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है स्टूपिड गर्ल। क्रियांश की बात सुनकर रूही ने रोते हुए कहा, तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रूही की बात सुनकर क्रियांश की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। उसने अपने होठों को रूही के होठों पर रखे और उसे बुरी तरह से काटते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम तुम हो। तुम्हारा इस तरह से मुझे इग्नोर करना मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है, समझ आया तुम्हें स्टूपिड गर्ल? कहते हुए उसने दोबारा रूही के लिप्स को अपने लिप्स में लिया और उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगा। कुछ देर बाद क्रियांश ने रूही को छोड़ा। क्रियांश के छोड़ते ही रूही जोर जोर से रोने लगी, उसके होठों से खून निकल रहा था। उसने रोते हुए कहा, तुम जंगली दानव, तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान हो। रूही की बात सुनकर क्रियांश हंसने लगा। हंसते हुए उसकी नीली आंखें सच में किसी शैतान की तरह चमक रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं दानव हूँ, शैतान हूँ, पर जो भी हूँ सिर्फ अब तुम्हारा हूँ और तुम्हें इस शैतान को जिंदगी भर झेलना होगा। कहते हुए उसने रूही के चेहरे की तरफ देखा। रोने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था, उसकी पलकें अभी भीगी हुई थी। रूही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उसकी मासूम सा चेहरा और भी मासूम लग रहा था। क्रियांश ने उसके लाल गालों को दबाते हुए कहा, तुम कितनी सेंसिटिव हो स्टूपिड गर्ल। कहते हुए उसने उसके गालों को अपने होठों में लिया और उसे किस करने लगा। क्रियांश के इस तरह से किस करने की वजह से रूही की सांस और तेज हो गई। उसे अपने पेट में तितलियां उड़ाने जैसा महसूस हो रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये गलत है। रूही की बात सुनकर क्रियांश, जो कि उसे किस कर रहा था, अचानक सिर्फ गया। उसने रूही की तरफ देखकर गहरी आवाज़ में कहा, क्या कहा तुमने? ये गलत है। और यह कैसे गलत है स्टूपिड गर्ल? कहते हुए उसने रूही के चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। क्रियांश की बात सुनकर रूही ने उसकी तरफ देखा और घबराते हुए कहा, मैं ये सब सिर्फ अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ करना चाहती हूँ, किसी और के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। रूही ने बहुत हिम्मत करके क्रियांश की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि रूही क्रियांश की आंखों में नहीं देख रही थी, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी उसकी नीली डरावनी आंखों में देखने की।
वही रूही की बात सुनकर क्रियांश की नीली आंखें शैतानों की तरह लाल हो गई। उसने रूही के जबड़े को दबाते हुए चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इस बार उसकी पकड़ पहले से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। उसकी इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर रूही ने घबराते हुए कहा, मैं उसने इतना कहा ही था कि क्रियांश ने गुस्से से उसे अपने नीचे दबाते हुए कहा, आज बोल दिया है, अगली बार अपने इस मुंह से किसी और के बारे में बोलने की हिम्मत भी मत करना वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। कहते हुए क्रियांश ने उसके होठों को बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया। इस बार रूही पहले से भी ज़्यादा दर्द में थी। करीब 15 मिनट बाद क्रियांश ने रूही को छोड़। रूही के लिप्स बुरी तरह से सज चुके थे और उसके लिप्स से खून भी निकल रहा था। वह अभी भी जोर जोर से रो रही थी, पर क्रियांश के चेहरे पर तो जैसे उसके आंसू देखकर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगली बार से अपने मुंह से किसी और आदमी का चक्र करने से पहले 1000 बार सोच लेना। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा ना कोई आदमी आएगा, ना ही मैं आने दूंगा। तुमने आज तक सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है, अब तुम मेरी दीवानगी देखोगी। कहते हुए उसने रूही के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरा। रूही डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही। सॉरी, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं दोपहर को सोकर उठी हूँ। अब ये लेट अपलोड किया है तो रात तक दूसरा अपलोड कर दूंगी। मेरे 30 के शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अप्लाई कर रही हूं, अगर रीड नहीं आए तो रिजेक्ट हो जाएगी और अगर रिजेक्ट हुई तो कहानी मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करो। और अब शायद कॉइन लग जाएंगे तो अब मुझसे मत पूछना क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वह मैं नहीं लगाती, पॉकेट नॉवेल वाले लगाते हैं।